हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हमारी जो यूनिट ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी वर्क एनर्जी पावर, उसके हम लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे डायनेमिक्स में। क्लास 11th के एग्जाम्स में आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ये नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट भी है, इसमें डेरिवेशंस भी हैं और बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। तो पहले ही मैंने इसलिए बताया जिससे बच्चों को ये पता होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है, जो टॉपिक ऐसा बोला ना जाए, पढ़ना तो आपको सभी कुछ है, नॉलेज सभी चीज़ों से गेन करनी होती है। तो चलते हैं हम अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोलिजन। यह आपके सामने आ गया है आपका टॉपिक, जैसा कि आपको दिख रहा है कोलिजन। तो इस कोलिजन टर्म का मीनिंग क्या है, उसके लिए आपको ये डेफिनेशंस बताई गई हैं। ये दो अलग अलग आपको दिख रही हैं डेफिनेशंस। पहले इनको पढ़ते हैं और फिर आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि कोलिजन का मतलब क्या है, और उसको पूरा स्टडी करवाया जाएगा। वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सॉल्व, जो आपके एग्जाम में आने वाले। बोलते हैं कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ द बॉडीज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच the energy and momentum of the interacting body is changed। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भाषा लगती है, बड़ी थोड़ी स्टैंडर्ड की भाषा लगती है। उसके बाद बोलते हैं इन फिजिक्स अ कोलिजन इज सेड टू हैव अकर्ड इफ टू बॉडीज फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इवन व्हेन द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अदर। मैं आपको एक आसान भाषा में चीज बताता हूं जिससे आपको ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस अभी लग रहे हैं ये इजीली समझ आ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है। हर वर्ड का और हर लाइन का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। कोलिजन का आसान भाषा में एक वर्ड में मीनिंग अगर आप समझना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उस टक्कर को कोलिजन कहा जाता है। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो कोलिजन होगा, उसे कोलिजन कहा जाएगा। एक्सीडेंट भी एक तरह का कोलिजन है। दो उसमें व्हीकल्स टकरा जाएं, व्हीकल किसी और चीज से टकरा जाए तो वो साइंटिफिक भाषा में उसे कोलिजन ही कहा जाता है। तो दुनिया में कोई भी दो चीजों के आपस में टक्कर करने को साइंटिफिक भाषा में कोलिजन कहा जाता है, फिजिक्स की भाषा में कोलिजन कहा जाता है। तो कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरैक्शन। म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, इंटरैक्शन मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना को इंटरैक्शन बोल देते हैं। तो यहां पर एक दूसरे से मिल रही हैं इसलिए इंटरैक्शन बोल दिया। म्यूचुअल मतलब आपस में एक दूसरे से मिलना ऑफ द बॉडीज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ज्यादातर ये टक्कर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और इस टक्कर की वजह से एनर्जी, ये बॉडी की जो एनर्जी है और मोमेंटम चेंज होता है। अब इस चीज का मतलब क्या है, मान लो इस बॉडी का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इस बॉडी की एनर्जी हो गई हाफ m v स्क्वायर और इस बॉडी का मोमेंटम हो गया mv। ये उसकी एनर्जी है, ऑब्वियसली मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है,
और ये उसका मोमेंटम है जिसको हम p से डिनोट करते थे। मोमेंटम आपको लॉज ऑफ मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट बॉडी को अगर आप देखोगे, जब ये इसको टक्कर मारेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से एनर्जी भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। और इस बॉडी को भी देख लो आप, लेट अस सपोज अगर ये बॉडी रेस्ट में है और इस बॉडी ने इसको आके टक्कर मार दी यानी कोलिजन कर दिया, तो ये भागने लग जाएगी। अब जब तक ये रेस्ट में थी ना उसके अंदर एनर्जी थी ना ही मोमेंटम था, क्योंकि एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी दोनों वेलोसिटी की वजह से आते हैं। ये रेस्ट में थी, फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी को टक्कर मारी ऐसे, तो सेकेंड बॉडी जो है वो भी भागने लग गई। भागने लगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया, पहले जीरो था अब कुछ और हो गया। और जो बॉडी भागते हुए आई थी वो स्लो डाउन हो जाएगी तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो लाइन, पहली लाइन आपको कही गई है वो कहता है कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो बॉडीज के बीच में लगने वाली टक्कर क्या होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन में आपस में मिलना जुलना होता है, और वो होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। और इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब दोनों मिलती हैं, टक्कर मारती हैं एक दूसरे को, उससे उनकी एनर्जी भी बदलती है और मोमेंटम भी बदलता है। एनर्जी बदलती है क्योंकि वेलोसिटी बदलती है, मोमेंटम भी इसीलिए बदलता है क्योंकि वेलोसिटी बदलती है। एनर्जी और मोमेंटम का बदलना एक ही बात है, मतलब एनर्जी, और कहना चाहिए इस बात को थोड़ा ज्यादा करेक्ट होगा कि एनर्जी और मोमेंटम के बदलने का एक ही रीजन है। किस चीज का बदलना? वेलोसिटी का बदलना। जो चीज कई बार तेज भाग रही होती है और टक्कर लगने पर वो स्लो डाउन हो सकती है, और कोई ऐसी चीज जो या तो रेस्ट में हो या स्लो डाउन हो, पहले से स्लो हो, वो टक्कर लगने के बाद तेज भाग सकती है। आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझ सकते हो। बच्चों ने गेम के बारे में सुना होगा या देखा होगा, एक टेबल पर बॉल से खेलते हैं जिसको बिलियर्ड या स्नूकर बोलते हैं। तो आप एक देखा होगा कि एक स्टिक, जिसे क्यू बोला जाता है, उस स्टिक से बॉल को मारते हैं और वो एक बॉल दूसरी बॉल से टक्कर मारती है और उसको एक होल में डाल देते हैं। चलो वो नहीं खेला तो कैरम तो बच्चों ने सबने ही खेला होगा। जो आपका कैरम बोर्ड होता है, उसके बोर्ड के ऊपर आप बहुत सारी कॉइन्स यानी गोटियां रखते हो, और एक स्ट्राइकर से जब आप अपने हाथ से स्ट्राइकर को हिट करते हो, वो स्ट्राइकर जाके किसी वाइट या ब्लैक गोटी को लगता है, कॉइन बोलते हैं उसको, और वो फिर आपका एम होता है किसी पर्टिकुलर होल में उसको डालना। फिर उसमें 3 तरह की गोटियां होती हैं, वाइट और ब्लैक और क्वीन रेड कलर की। तो ये जो स्ट्राइकर और गोटियों के बीच में टक्करें लग रही हैं, ये कोलिजन है। और उसमें आप देखो स्ट्राइकर भागता है और कॉइन जो रुकी होती है उससे टक्कर मारता है, तो कॉइन रुकी हुई चलकर भाग कर जाती हैं और होल में गिर जाती हैं। कैरम बोर्ड पर कैरम खेलना, तो प्ले कैरम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन बच्चों के लिए। और रोड पर कारों के बीच में एक्सीडेंट आपने देखा होगा, ना देखने को मिले ज्यादा अच्छी बात है, एक्सीडेंट किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फिल्मों में देखा होगा। बिलियर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी जगह आप कोलिजन्स को समझ सकते हो। और कोलिजन के दौरान जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनका मोमेंटम और एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि कई बार बॉडीज की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कई बार वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और वेलोसिटी पर ही एनर्जी और मोमेंटम बेस्ड है। और दूसरी डेफिनेशन भी यही कहती है, इन फिजिक्स अ कोलिजन इज सेड टू हैव अकर्ड इफ टू बॉडीज फिजिकली कोलाइड। फिजिकली मतलब रियलिटी में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, फिजिकली मतलब उनकी बॉडी, फिजिक कहते हैं बॉडी को, कहते हैं ना उसकी फिजिक बहुत अच्छी है। तो ये फिजिक वर्ड किसी बॉडी के लिए बना होता है, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, डोले शोले होते हैं, तो हम बोलते हैं इसकी फिजिक बहुत अच्छी है। तो फिजिकली मतलब बॉडी वाइज कोलाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, और इवन व्हेन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अदर। कई बार क्या होता है, ऐसे टक्कर मारने के बाद, ऐसे देखो ये टक्कर मारने के बाद ऐसे इसने इसको टक्कर मारी, एक इधर चला जाता है एक इधर चला जाता है,
आपने भी कैरम खेला हो अगर, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर जगह कॉइन को मारते हो स्ट्राइकर से, तो बिल्कुल सीधा ना जाके वो साइड में जाती है किसी होल में। और पुरानी मूवीज में बहुत दिखाते थे कि एक सूटेड बूटेड विलेन होता है जो बहुत अमीर होता है, बड़ा सूट बूट पहना होता है उसने, और टाई शाई और सूट बूट लगा के, और वो बिलियर्ड्स खेल रहा होता है। और फिर उसका एक चमचा आके उसको एक रिपोर्ट करता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर वो उसको ऑर्डर देता है कि ऐसा ऐसा कर दो, और ऐसा ऐसा ऑर्डर देने के बाद वो बिलियर्ड्स की बॉल को हिट करता है, और 3-4 बॉल्स एक साथ पॉट में यानी होल्स में गिर जाती हैं। एक ही शॉट मारता है और सारी बॉलें धनाधन हॉल में गिर जाती हैं। मतलब उसका इम्पैक्ट दिखाते हैं कि हाँ भाई कितना बढ़िया शॉट मारा, इतना बढ़िया डायलॉग मारा। ये मूवीज में कभी नोटिस करा हो तो उसमें क्या होता है, एक ही बॉल से डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत सारी बॉल्स को हिट कर देता है। तो ये जो दो आपको डेफिनेशंस दिखाई गई हैं, ये एक्सप्लेन सिंपल एग्जांपल्स से की जा सकती हैं कि कोलिजन का मतलब है दो बॉडीज का आपस में मिलना, फिजिकली टक्कर मारना, बहुत थोड़े समय के लिए टक्कर मारना, जिससे उनका एनर्जी, मोमेंटम और डायरेक्शन ये सब बदल सकता है, बदल जाता है। तो ये टक्कर मारने को फिजिक्स में कोलिजन कहा जाता है। अब आप कोलिजन क्या होता है वो समझ गए हो, तो हम आपको आगे ले चलते हैं कोलिजन के टाइप्स पर, जो आपने इस क्लास में पढ़ने हैं। और उसमें बताया गया है कि कोलिजन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली 3 अलग अलग टाइप के हैं, तो 3 अलग अलग चीजें होंगी और एक दूसरे से अलग होंगी, लेकिन वो डिफरेंस क्या है वो आपको यहां पर ऐसे कंपैरिजन करके नहीं बताया जाएगा, वरना आप 2 दिन 3 दिन भी लगातार कंपैरिजन करते रहोगे तो इनमें से एक भी पूरा नहीं समझ पाओगे। तो इन तीनों में क्या फर्क है ये अच्छी तरह कम समय में और आसानी से समझने के लिए हम आपको पहले इलास्टिक कोलिजन पूरा एक बार में पढ़ा देंगे विदाउट डिस्कसिंग रेस्ट ऑफ 2 कोलिजन्स। बाकी दोनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले इलास्टिक कोलिजन पूरा पढ़ा देंगे, उसका पूरा डेरिवेशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन पूरा पढ़ा देंगे, और उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पूरा पढ़ा देंगे। जब आप ये 1 बाय 1 पूरा पढ़ लेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से तीनों में फर्क पता चल जाएगा कि अच्छा इसको इलास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये खास बात हुई है, इसे इनइलास्टिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें ये खास बात है जो पहले वाले में नहीं है, और तीसरे वाले को परफेक्टली इनइलास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी दोनों से ये इस प्रकार से अलग है। तो वैसे जब भी हम कोई एक ही कॉन्सेप्ट के 2-3 टाइप्स पढ़ते हैं तो हम उन्हें शुरुआत में ही कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन यहाँ ये टॉपिक्स इतने वास्ट हैं कि आप इनको कंपेयर अगर करने लग जाओगे पहले ही बिना सीखे तो कंपैरिजन में ही उलझ जाते हैं और समझ कुछ आता नहीं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले पूरा एक एक टाइप का कोलिजन अच्छी तरह समझा देते हैं, फिर कंपैरिजन खुद ही हो जाता है क्योंकि बच्चों को पता होता है कि इस वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में क्या है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, और एक दूसरे से वो कैसे डिफरेंट है, ये आप उनको पूरा स्टडी करके समझ सकते हो। तो कोलिजन क्या होता है अब आपको पता चल गया। 2 बॉडी की टक्कर को कोलिजन कहते हैं, जिनसे उन 2 बॉडी का एनर्जी भी बदलता है, मोमेंटम भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है। टक्कर मारने के बाद ये 3 काम बदल सकते हैं। कोई बॉडी तेज जा रही है तो वो स्लो हो सकती है, और एक तरफ जाते जाते दूसरी तरफ जा सकती है। तो ये तो आपका कोलिजन हो गया। और कोलिजन 3 टाइप का होता है, जिसमें से इलास्टिक कोलिजन को हम पढ़ेंगे। तो आपको लेकर चलते हैं इलास्टिक कोलिजन की तरफ। फर्स्ट टाइप का कोलिजन, तो ये आपके सामने आप कोलिजन्स का फर्स्ट वाला टाइप जिसका नाम है क्या, इलास्टिक कोलिजन, वो आ गया है। मैंने जैसा कि बच्चों को बताया था
तीन टाइप के कोलिजन है। पहला है इलास्टिक जो ये लिखा है, दूसरा है इन इलास्टिक और तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो दोबारा दिखा देता हूं, ये था आपके पास कोलिजन आर ऑफ थ्री टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अभी बाकी दोनों को फिलहाल के लिए आप भूल जाओ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी याद ही नहीं हुआ है तो भूलने की बात नहीं, मतलब कंसीडर ना करो। हम इलास्टिक कोलिजन, इस वर्ड को दिमाग में बिठा लें, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। तो ये इलास्टिक कोलिजन हम पढ़ने लगे, लेकिन उसके आगे एक और लाइन लिखी है, इन वन डायमेंशन। अब आपको इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो तो बताया जाएगा, लेकिन पहले वन डायमेंशन का क्या मतलब है वो समझ लें। उस वन डायमेंशन का मतलब समझने के लिए ये डायग्राम देखो, अब आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये दो बॉल्स आपको दिख रही हैं। इन बॉल्स के कोलिजन से आपको इलास्टिक कोलिजन समझाया जाएगा। ये जो बॉल आपको दिख रही है इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका मास है m1। इस बॉल का नाम रख देते हैं b और इसका मास है m2। कलर्स मैंने बॉल के अलग लिए हैं इसलिए कि आपको देखते ही आइडेंटिफाई भी हो जाए कि कौन सी बॉल क्या कर रही है। और आप देख रहे हो ये नीचे लिखा है बिफोर कोलिजन, ये इन दो बॉल्स का सिचुएशन है कोलिजन से पहले। ये जो m1 मास वाली बॉल A है ये u1 वेलोसिटी से जा रही है, एरो से उसका डायरेक्शन दिखाया गया है। और m2 मास वाली बॉल B जो है वो u2 वेलोसिटी से जा रही है। दोनों की खास बात नोटिस करना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देख रहे हैं एरोज। और इस समय बॉल ए जो है वो बॉल बी का पीछा कर रही है, चेजिंग बोलते हैं जिसको। दोनों सेम डायरेक्शन में है और बॉल ए बॉल बी से पीछे है, उसको उसका पीछा कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों बॉल्स टकरा जाएंगी, लेकिन सिर्फ तब जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी। u1 मतलब A वाली बॉल की वेलोसिटी अगर ज्यादा हुई और B वाली बॉल की वेलोसिटी कम हुई तभी टक्कर लगेगी। ये भी बात समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि A बॉल अगर B बॉल का पीछा करती रहे तो टक्कर लगी जाए। टक्कर नहीं लगेगी अगर B बॉल फास्ट हुई और A बॉल स्लो हुई। ये फास्ट हुई तो आगे जाती रहेगी और ये स्लो होने की वजह से इसको कभी हिट नहीं कर पाएगी। अगर A B को हिट करती है या A B को हिट करना चाहती है तो A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा पीछा करने के कंडीशन में होना चाहिए। अगर पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा नहीं हुई तो ये इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे होते, B A की तरफ बढ़ रहे होते, आमने सामने एक दूसरे की तरफ चल रहे होते, तब ऐसा जरूरी नहीं है, तब तो एक दूसरे की तरफ चलने की वजह से उनकी कभी ना कभी टक्कर लगती। बट यहां ये स्पेशल केस है, बोथ द बॉल्स बिफोर कोलिजन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन and ball A, the velocity of ball A is greater than the velocity of ball B. This is the condition for collision to take place. ये कंडीशन है ऐसे सिचुएशन में कि कोलिजन होने के लिए ये होना जरूरी है। अब अगले स्टेप में क्या, अगले पोर्शन में डायग्राम के अगले पार्ट में दिखाया गया है कि दोनों बॉल्स कोलाइड कर गई। ये रही A बॉल जिसका मास है m1 और ये रही B बॉल जिसका मास है m2, कर गई कोलाइड। और कोलाइड करने के बाद ये फिर सेपरेट हो गई, टक्कर मार दिया। और सेपरेट होने के बाद जरा गौर से देखें कि सेपरेट होने के बाद भी उनका वही डायरेक्शन है जो पहले था।
डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिस लाइन के अलोंग वो चलती रही थी कोलिजन से पहले, कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद भी वो उसी लाइन पर चलती रहेंगी। बस होगा क्या, कोलिजन के बाद दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जिस बॉडी की वेलोसिटी, जिसका नाम ए था, मास m1 था, उसकी वेलोसिटी u1 थी, अब उसकी उसी बॉडी का ए का m1 मास का वेलोसिटी v1 और दूसरे वाले का जिसका वेलोसिटी u2 था पहले कोलिजन से पहले, वो v2 हो जाएगा। ये उनकी दोनों की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है, जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी या बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कह सकते हो और ये फाइनल वेलोसिटी कह सकते हो। और इस कंडीशन में ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी सेपरेट ही नहीं होंगी। तो टक्कर लगने के लिए पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली से ज्यादा होनी चाहिए और टक्कर लगने के बाद सेपरेट होने के लिए पीछे वाले की वेलोसिटी कम हो जाएगी। जिसकी पहले ज्यादा थी उसकी कम हो गई और जिसकी कम थी उसकी ज्यादा हो गई, तभी सेपरेशन होगा। वरना अगर इसकी अभी भी ज्यादा रहती तो ये इसको चिपक के ही चलता रहता। तो कोलिजन इन वन डायमेंशन का मीनिंग ये है कि कोलिजन करने से पहले और कोलिजन करने के बाद भी दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो टक्कर मारने के बाद ये किसी और डायरेक्शन में और टक्कर मारने के बाद ये किसी और डायरेक्शन में चली जाए। ऐसा होता है, वो कब होता है वो आपको दिखाया जाएगा जब हम आपको 2 डायमेंशन वाला कोलिजन दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम कौन सा कोलिजन स्टडी कर रहे हैं, 1 डायमेंशन वाला। तो पहले 1 डायमेंशन का मीनिंग समझ लें, फिर आपको समझाया जाता है इलास्टिक कोलिजन का क्या मीनिंग है। तो 1 डायमेंशन का मीनिंग क्या है कि उसमें टक्कर लगने से पहले जिस लाइन पर बॉडी चल रही थी दोनों सेम डायरेक्शन में, टक्कर लगने के बाद भी उनका डायरेक्शन नहीं बदलता, वेलोसिटी तो बदल जाती है। और अब आपको सिखाते हैं कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब जानने के लिए आप ये लाइन पढ़ें और फिर मैं उसका मीनिंग सिखा देता हूं। यहां लिखा है द कोलिजन इन विच बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड एंड द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वो कहता है both momentum and kinetic energy are conserved and the bodies move along same straight line after collision is called elastic collision in 1 dimension। तो ये वाली बात तो आपको पहले ही बता दी गई है कि bodies move along same straight line after collision, यानी कोलिजन के बाद भी उसी लाइन पर चलती रहती हैं बॉडीज जिस पर पहले चल रही थी। लेकिन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। ये m1u1 इस ए बॉडी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और m2u2 इस बॉडी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। और ये जो m1v1 लिखा है वो उसी बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का जिसका मास m1 है, मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और m2u2 सेकेंड बॉडी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब आपको एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया गया था, जिसमें आपको बोला था कि मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर किसी सिस्टम का, तो इसका मतलब बिफोर और आफ्टर कोई भी इवेंट जो हुआ है, जैसे इसमें इवेंट है कोलिजन,
तो उस इवेंट के होने से पहले का, ये वो इवेंट है कोलिजन हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, उस इवेंट के पहले का और इवेंट के बाद का मोमेंटम सेम रहता है, तो उसे सेम रहने को फिजिक्स की भाषा में कंजर्व्ड बोल देते हैं। बच्चों को ये कंडीशन बतानी है मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके, कि मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए क्या कंडीशन होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कब कंजर्व रहता है उसके लिए एक कंडीशन है कि ऐसा होने पर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है, कंजर्व रहता है। यहां तो ये बोल रहा है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, तो ये देख रहे हैं आप m1u1 हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है प्लस दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, ठीक है जी। और हाफ m1v1 स्क्वायर ये इसकी, और हाफ m2v2 स्क्वायर ये चीज इसकी काइनेटिक एनर्जी है। दोनों की कुल मिलाकर टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर, ओ सॉरी आफ्टर कोलिजन। लेफ्ट हैंड साइड में बिफोर और राइट हैंड साइड में आफ्टर। तो ये जो वर्ड आपको बताया गया है इलास्टिक कोलिजन, इस वर्ड का मीनिंग है ये कि जिस कोलिजन में ऐसा होता है कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम रहता है, टोटल अपना अपना इनका पर्सनल तो चेंज हो गया होगा। जैसे आपको देख ही रहे हो कि कोलिजन से पहले ये फास्ट थी, ये स्लो थी, ए बॉडी फास्ट मूव कर रही थी, बी बॉडी स्लो मूव कर रही थी, तभी कोलिजन हुआ था। कोलिजन के बाद ए स्लो हो गई और बी फास्ट हो गई, तो इनका खुद का पर्सनल मोमेंटम तो बदला है, लेकिन जो टोटल दोनों का मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, यानी दोनों का एडिशन, वो कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी टोटल सेम है। और ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है कि टक्कर लगने से पहले जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, इंडिविजुअल भले ही चेंज हो गई हो, टक्कर लगने से पहले जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर लगने के बाद भी उतनी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी रहती है। जिस कोलिजन में ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती हैं, दोनों बातें टेक प्लेस करती हैं, द कोलिजन इन विच बोथ मतलब दोनों, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब पहले जितनी है बाद में भी उतनी है, लॉस नहीं हुआ। एंड द बॉडीज मूव along same straight line after the collision is called an elastic collision in one dimension। तो पूरी इस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की आपको मीनिंग और डेफिनेशन बता दिया गया कि ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन से पहले और बाद में मोमेंटम भी कंजर्व्ड यानी सेम रहता है पूरे सिस्टम का, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड यानी सेम रहती है पूरे सिस्टम की, और दोनों बॉडीज कोलिजन से पहले जिस दिशा में चल रही थी कोलिजन के बाद भी उसी दिशा में चलती है। ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। इलास्टिक वर्ड का मीनिंग है ये, और वन डायमेंशन का मतलब है जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में जाती रहेंगी। अब आपको ये जैसे एक स्टिल डायग्राम दिखाया गया है, एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो दिखाया जाता है कि ये कोलिजन अगर टेक प्लेस कर रहा हो लाइव तो ये कैसा दिखता है। उसके लिए मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूं।
ले चलते हैं आपको उस कोलिजन को एनिमेशन के फॉर्म में देखने में। अभी आप ये इसको बस बात ऐसे देख सकते हो कि पहले ऐसा था, फिर टक्कर लगी, फिर ऐसे। अभी आपको ये मूविंग में दिखाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बच्चों ये है आपके सामने वो एनिमेटेड वीडियो, जिसमें आप देख सकते हो, एक बार नहीं काफ़ी बार दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये बॉल आकर ऐसे हिट किया है ना। एक बार फिर से दिखाते हैं। तो आप देखो, पीछे वाली बॉल फास्ट है, आगे वाली बॉल स्लो है, और जैसे ही हिट किया पीछे वाली बॉल स्लो हो गई है और आगे वाली फास्ट हो गई, और आपके मोबाइल से बाहर निकल गई। वो पकड़ लो जल्दी से। तो ये पीछे वाली बॉल ने आगे वाली बॉल को हिट किया। हिट इसीलिए कर पाई है क्योंकि, देखेंगे फिर से देखेंगे, दिखता रहेगा ये आपको, ये आके फास्ट मूविंग है, दोनों एक ही लाइन में चल रही हैं और कोलिजन के बाद भी एक ही लाइन में चल रही हैं। तो ऐसे होता है ये कोलिजन। ये आप दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लो, रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि कोलिजन क्या क्या सब कुछ हो रहा है वो ध्यान से देखो। कोलिजन से पहले वो दोनों एक ही लाइन में चल रही हैं, और टक्कर मारने के बाद, कोलिजन के बाद भी दोनों एक ही लाइन में चली हैं। तो ये वन डायमेंशन हो गया। ये कोलिजन से पहले पीछे वाली फास्ट है, आगे वाली स्लो है, और एक कोलिजन के बाद आगे वाली फास्ट हो गई और पीछे वाली स्लो हो गई, लेकिन दोनों का लाइन एक ही है। तो ये आपको दिखाया गया कि असली में ये टक्कर कैसे लगती है, अगर मूविंग वीडियो देखना है तो। बट हम अब चलते हैं वापस, बहुत मजे कर लिए, बहुत टक्कर मार लिया। हम चलते हैं उसके मैथमेटिकल पोर्शन पर। अब आपको ये टक्कर कैसे लगती है उसका पिक्चर तो दिमाग में क्लियर रहेगा ही हमेशा। एक बारी और दिखा देता हूं इसको स्टॉप करने से पहले। ये लग गया और आगे चली गई। ठीक है जी, तो चलते हैं अब। तो वीडियो देख के तो हम वापस आ गए हैं, जो आपको दिखाया यहां पर ये सिचुएशन। बस अब आपको मैथमेटिकल पोर्शन बताते हैं। तो टक्कर कैसे लगती है, कोलिजन इन वन डायमेंशन कैसे होता है, वो आपने देख लिया। पीछे वाली बॉल जो फास्ट थी उसने आगे वाली बॉल को आके हिट किया, और फिर आगे वाली बॉल फास्ट हो गई और पीछे वाली बॉल स्लो हो गई, और एक ही लाइन में वो चलती रही। और अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन से पहले का मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी कोलिजन के बाद के मोमेंटम और बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या है? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। ये दोनों बातें, यानी इलास्टिक कोलिजन की हर बात आप अच्छी तरह समझ लो। मैंने बताया था जब आप कंपैरिजन करने लगोगे तो आपको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने तीनों कोलिजन्स में क्या क्या होता है, हर बारीकी, हर कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ लिया, तो तीनों कोलिजन में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलैरिटीज है, वो सब आपको खुद ही पता चल जाएगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन एनी कंपैरिजन। अब हम आपको इसके आगे का पोर्शन पढ़ाते हैं जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएगा। आपको ये कहा जाएगा कि अगर इन दोनों बॉडीज के मास यानी m1 m2 और इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी u1 u2 यानी बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी आपको अगर गिवन है, तो आपको v1 v2 यानी कोलिजन के बाद ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। जो न्यूमेरिकल आता है वो भी बेसिकली इसी के लिए आता है। तो अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम फॉर्मूला डिराइव। किसके लिए? v1 फाइंड आउट करने के लिए और v2 फाइंड आउट करने के लिए, यानी द वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज a एंड b आफ्टर कोलिजन। आपको गिवन क्या क्या होगा? दोनों के मासेस, वो तो आफ्टर भी उतने ही रहेंगे, मास तो बदलता नहीं है, और दोनों के वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। तो ये आपको डिराइव करना सिखाया जाता है।
ये डेरिवेशन सीखने के लिए हम आपको ले चलते हैं, कोलिजन पूरा हमने सीख लिया, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, उसका डायग्राम वगैरह, हम ले चलते हैं आपको इसके मैथमेटिकल पोर्शन पर। तो ये हम आ गए हैं उस डेरिवेशन पर। आपको इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये तो बता दिया गया है, और वन डायमेंशन क्या होता है वो भी बता दिया गया है। और अब हमारा टास्क जो है वो ये है कि अगर आपको m1 m2 और u1 u2 गिवन हो, यानी कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज गिवन हो along with the masses of the bodies, आपको कोलिजन के बाद की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन आपको दोबारा दिखाई गई है, a और b m1 m2 इनकी वेलोसिटीज, आफ्टर द कोलिजन v1 v2 उनकी वेलोसिटीज फाइनल। और इलास्टिक कोलिजन की क्या डेफिनेशन बताई गई थी कि कोलिजन से पहले और बाद का मोमेंटम, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और v1 और v2 फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें अब कुछ फिजिक्स वाली खास बात कुछ है ही नहीं। सिंपल मैथ्स में जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वो करना है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो आप समझ चुके हो। जिस कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं बिफोर एंड आफ्टर, उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर ध्यान दो, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन एम क्या है, हमें v1 v2 का पता लगाना है अगर आपको u1 u2 और m1 m2 गिवन हो तो। ये पहले ही मान के चलो आपको m1 m2 और u1 u2 गिवन होंगे, यानी बॉडीज के मासेस और उनकी वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। आपको आफ्टर कोलिजन उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज पता लगाना है, उसके लिए हम ये इक्वेशन सॉल्व करना है, वरना हमें इलास्टिक कोलिजन यहीं पर खत्म कर देना था, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन होता क्या है वो तो सीख ही चुके हैं। दिस सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो अब जो भी कुछ हो रहा है वो मैथमेटिकल खेल है सारा, ध्यान से देखो क्या क्या स्टेप में हो रहा है। इतना मैथमेटिक्स सब बच्चे जानते हैं। पहले स्टेप में क्या किया है, पहले स्टेप में आपने m1 वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में और m2 वाली टर्म को राइट हैंड साइड में कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन में ये रीअरेंजमेंट किया है, और फिर m1 को इसमें से कॉमन ले लिया है और m2 को इसमें से कॉमन ले लिया है। और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया है। उसके बाद आपने यही काम इक्वेशन सेकेंड के लिए करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सबसे पहले 1/2 1/2 1/2 1/2, ये तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड में से दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा, और वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रीअरेंज करके m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। मैंने यहाँ पर वेलोसिटीज के ऊपर एरो नहीं लगाया है, वैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम यहाँ वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। डायरेक्शन में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, डायरेक्शन तो जो पहले था वैसा ही है, वन डायमेंशन। इसलिए डायरेक्शन का जब चेंज होगा तब हम चेंज के बारे में अलग से बात करेंगे, फिलहाल चेंज की कोई बात नहीं। अब आपने सेकेंड इक्वेशन में भी m1 वाली टर्म्स को एक साथ लिया है, m2 वाली को एक साथ, और फिर से जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा लिखा हुआ m1 और ब्रैकेट में
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 लिखना है। और अब आपको इक्वेशन 4 को, ये 4 इक्वेशन दिख रही है, इसको इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देना है। यहां लिख रहा हूं मैं, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने इक्वेशन 4 का लिख दिया और डिवाइड करा जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में यानी नीचे लेफ्ट हैंड साइड रख देता हूं मैं, और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में यानी नीचे राइट हैंड साइड रख देता हूं मैं। और फिर आप m1 से m1 और m2 से m2 कैंसिल कर लोगे। और अब आप इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला आपको 8th क्लास में सिखाया जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। दोबारा लिख देता हूं, अच्छा नहीं लिखा गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ा होता है, 7th 8th में। तो यहां पर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपके पास लिखा आएगा u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। नीचे u1 माइनस v1 ऑलरेडी है ही, इक्वल टू यहां पर आएगा v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 और नीचे डिनोमिनेटर में v2 माइनस u2 ऑलरेडी है ही। अब फिर से आपका कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया, u1 माइनस u1, नीचे भी u1 माइनस u1 है, v2 माइनस u2। अब आपके पास जो क्वांटिटी बाकी बचती है हमें उसी पर फोकस करना है, इसलिए ये बाकी जिसका काम खत्म हो गया है उसको हटा देना है और जो क्वांटिटी बाकी बचती है सिर्फ उसको लिखना है, वही हमारे फाइनल फॉर्मूले को डिराइव करने के काम आएगी। ये है वो क्वांटिटी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। लेफ्ट हैंड साइड में u1 प्लस v1 रिमेनिंग है और राइट हैंड साइड में v2 प्लस u2। और हम इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये u2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और v1 को राइट हैंड साइड में ले गए, प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको एक टास्क दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास आपकी इस इक्वेशन से शुरू होगी
नेक्स्ट क्लास करने से पहले आपको यहाँ तक का पूरा अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए और इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप इसको बिना देखे लिख सको इक्वेशन नंबर 5 तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली इक्वेशन 5 से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक टास्क दिया जा रहा है आज की क्लास खत्म करने से पहले। आपको नोट्स की हेल्प नहीं लेनी है, बिना नोट्स या बुक की हेल्प लिए ये जो u1 माइनस u2 है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको लैंग्वेज में क्या कहेंगे और इसको लैंग्वेज में क्या कहेंगे, एक तो ये बताना है। ये काइनेमेटिक्स में एक पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड है। दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन होता था, वो एक दूसरे की तरफ चल रहे होते थे या एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते थे, तो उस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी माइनस करके क्या आता था, ये माइनस हो रहा है ना, u1 माइनस u2, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस हो रही है, और फिर v2 माइनस v1, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस हो रही है। ये डिफरेंस इन वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, ये डिफरेंस इन वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। इस चैप्टर में तो इसका एक नया नाम रखेंगे ही हम, रखा गया है कि इस डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज बिफोर कोलिजन को क्या कहते हैं और डिफरेंस इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को क्या कहते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में इसी डिफरेंस को एक अलग नाम से पुकारा गया था, एक पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि इनको क्या कहते थे उस यूनिट में। एक तो ये करना है आपने, और अगर कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा ही बच्चों को, और इसका नाम भी बताऊंगा कि इस इक्वेशन 5 का यूज करके आप v1 और v2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। एक बार ये ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 से ये बात कर पाओगे। अगर आप इक्वेशन 5 और 1 को सॉल्व कर लो तो आप v1 की वैल्यू भी बता सकते हो, v2 की वैल्यू भी बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ ये। आपको ये चारों चीजें गिवन है अगर, तो आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन कौन कौन सी बोल रहा हूं मैं, 1 एंड 5 को सॉल्व करके आप v1 और v2 का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो बिना नोट्स देखे। एक बार मैथमेटिकल एक चैलेंज या क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है बच्चों को। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कराया जाएगा ये, इस लेक्चर में इसलिए नहीं कराया जा रहा क्योंकि फिर काफी ज्यादा एक ही लेक्चर में चीजें हो जाती हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। आज आपको सिर्फ कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और उन दोनों इक्वेशन को जो इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन बनती हैं उन्हें सॉल्व करके इक्वेशन 5 तक कैसे आना है वो बताया गया। बस नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 और 1 को सॉल्व करके v1 और v2 फाइंड आउट करना सिखाया जाएगा और उसके स्पेशल केसेस सिखाए जाएंगे। तो जो टास्क दिए हैं वो बच्चे कल की क्लास अपलोड होने से पहले कंप्लीट कर लें। आज की क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। क्या क्या बताना है आपको, एक तो u1 u2 को किस नाम से पुकारते थे काइनेमेटिक्स में, और v2 v1 माइनस v1 को, इस डिफरेंस को किसी नाम से पुकारते थे, और फर्स्ट और 5 को सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यू निकालनी है इनकी टर्म्स में। ये ट्राई करना है बस, इसके लिए आपको कोई किताब या नोट्स वोट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट पोर्शन, यही चीज हम भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये टास्क बच्चों को इसलिए दिए जाते हैं कि वो देखकर कुछ अपना दिमाग एक बार ट्राई करेंगे यूज करने के लिए, तो उनको फायदा होगा। तो अब बच्चों को करते हैं गुड बाय, मिलते हैं बच्चों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय वंस अगेन।